Hello everyone, this is Ekta and welcome to my YouTube channel Ekta Educator. Today I will discuss about the B.Ed first year exam patterns and important questions. तो आज मैं आप सभी के सामने जो B.Ed फर्स्ट ईयर में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन 15-15 मार्क्स के करने होते हैं, जिसमें आप नंबर गेन करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करूंगी। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करती हूँ, जिसमें मेनली आइडियलिज्म एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में आते हैं, जिसमें हमारे 4 वाद हैं इसमें, जैसे आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म एंड ह्यूमनिज्म, अर्थात आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद और मानवतावाद। ये सभी चारों में से चारों ही पूछे जाते हैं, या कभी कभी 2 पूछ लिए जाते हैं, कभी 1 पूछ लिया। तो मतलब ये ज़रूरी ही है कि चारों में से एक तो 100% पेपर में आएगा ही आएगा। तो हम धीरे धीरे करके एक एक करके इनकी स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि डेफिनेशन क्या है और एम्स ऑफ करिकुलम क्या है, इससे टीचिंग मेथड्स या डिसिप्लिन या पूरा आइडियलिज्म क्या है। तो अगर आप 15 मार्क्स में इतना लिखते हैं जितना मैं आपको बता रही हूँ, तो आप 100% 10 to 12 मार्क्स आसानी से कैरी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टुडेज टॉपिक इज आइडियलिज्म। आइडियलिज्म जिसे हिंदी में आदर्शवाद कहते हैं। अगर मैं इसके वर्ड को देखूं तो आइडियलिज्म जो है वो आइडिया और इज्म से मिलके बना हुआ होता है। आइडिया मतलब होता है विचार और इज्म मतलब होता है वाद। अर्थात जब विचारों का जो वाद होता है वही हमारा आदर्शवाद होता है। एल कह सकते हैं केवल एक सौंदर्य के लिए लगा रहता है और कुछ नहीं। आदर्शवाद में कह सकते हैं कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप किसी चीज़ के बारे में आपके जो सोचने का तर्क है, या आप किस प्रकार से किसी चीज़ को सोच रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने हिसाब से क्या सोचते हैं, किसी थॉट्स को किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, यही आदर्शवाद होता है। कह सकते हैं कि आपके जो मेंटली आपके जो रिलेटेड होता है वही हमारा आदर्शवाद होता है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला होता है आत्मानुभूति, अर्थात उनके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्तित्व, जो पर्सनैलिटी है हमारी, उसको एक अच्छा पर्सनैलिटी बना सके, एक अच्छा नेचर बना सके, और हमारे अंदर हमें आत्मानुभूति, अर्थात उनके अनुसार, आदर्शवादियों के अनुसार व्यक्ति का आखिरी उद्देश्य क्या है, आत्मा की प्राप्ति है। ठीक है, अगर आप आत्मा को प्राप्त करते हैं तो वही आपका आखिरी उद्देश्य है। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आपको आत्मानुभूति कराने में सहायक हो। दूसरा होता है आध्यात्मिक विकास। शिक्षा के उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जो बच्चों के अंदर स्पिरिचुअलिटी अर्थात आध्यात्मिकता का भी विकास करे। इनके अनुसार जब आध्यात्मिकता का विकास होगा तभी संपूर्ण विकास हो सकता है। और शिक्षा ऐसी देनी चाहिए जो आध्यात्मिक विकास मतलब आध्यात्मिक विकास के लिए अनुकूल हो। ठीक है, अगला है अमर आदर्शों एवं मूल्यों की प्राप्ति। आदर्शवादियों के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य है वो आध्यात्मिक आदर्श और शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति है, अर्थात सत्यम शिवम जो सुंदरम है उसकी प्राप्ति ही शिक्षा का उद्देश्य है आदर्शवादियों के अनुसार। अगला है सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि। उनके अनुसार, आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो आप किसी भी जो संस्कृति है या शिक्षा का उद्देश्य जो है उसको संरक्षण कर सकें अच्छी प्रकार से, और आगे चल के आप कंजर्व करके उसको अपनी आने वाली जनरेशन में भी ट्रांसफ़र कर सकें। वही आपकी कल्चर को, या जो कल्चर है आपका, उसको कंजर्व करके रख पाएँ। अगला है बालक का बौद्धिक विकास। मतलब इसमें शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चों का जो मानसिक विकास है वो अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी प्रकार से डेवलप्ड हो सके। आदर्शवाद के जनक मेनली प्लेटो थे, और जिनके विचारक एडम्स, हर्बर्ट, नन, रॉस, बहुत सारे विचारक भी हुए। आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम, मेनली इन्होंने पाठ्यक्रम को बहुत ही अधिक महत्व दिया है। प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम में मेनली इन्होंने 3 मेन पाथ पे चले, सत्यम शिवम और सुंदरम की प्राप्ति ही मानते थे, एक वे मानते थे। तो अगर हमें शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो उसके लिए पाठ्यक्रम की भी आवश्यकता है। तो उन्हें सत्यम शिवम और सुंदरम को माना। सत्यम में मेनली जो कि हमारी मेंटल से रिलेटेड था, मेंटल इंटेलिजेंस से, जिसमें भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान सम्मिलित था। शिवम जो है उसमें कलात्मक, मतलब हमारी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, जिसमें काव्य और कला सम्मिलित है। सुंदरम अर्थात हमारी मॉरलिटी से रिलेटेड है, इसलिए इसमें आचार्य शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र, धर्म, ये सभी सब्जेक्ट जो हैं वो सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि करिकुलम में इन सभी सब्जेक्ट को हमें इंक्लूड करना चाहिए, और इन्हीं के द्वारा हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी आदर्शवाद का उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं।
आदर्शवादियों के अनुसार टीचिंग मेथड, बटलर जो थे उनके अनुसार आदर्शवादी जितने भी थे उन्होंने माना है कि वो किसी एक विधि के पीछे नहीं पड़े कि केवल एक विधि का ही प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने हर एक मेथड को इम्पॉर्टेंट माना है बच्चे के विकास के लिए। तो उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड हैं, जैसे सबसे पहला है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, जिसे आगमन या निगमन विधि कहा जाता है। इंडक्टिव मतलब होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब जब बच्चा छोटा जानता है, बहुत ही हार्ड या सिंपल कह सकते हैं, इजी टू हार्ड की तरफ बच्चा पहले आसान चीज़ जानता है, फिर उसके बाद में हार्ड सिखाया जाता है। जैसे पहले कोई एक फ्लावर है, उस मतलब कोई एक पौधा है तो वो पौधे को देखेगा, उसके बाद में उसके पार्ट्स के बारे में बताया जाए। निगमन विधि होता है डिडक्टिव मेथड, मतलब पहले पार्ट्स के बारे में बताया जाए, फिर उसके बाद में पूरे पेड़ के बारे में बताया जाए। अगली होती है क्वेश्चन आंसर मेथड, जिसे सोक्रेट्स या सुकरात द्वारा खोजा गया था, जिसमें बच्चे टीचर से प्रश्न पूछते हैं और टीचर बच्चों से प्रश्न पूछता है। अगली होती है डिबेट मेथड। ये मेथड में क्या होता है कि बच्चे को कोई टॉपिक दे दिया जाता है जिसमें आपस में बच्चे एक दूसरे के तर्क या अपने विचार जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, अपने अपने थॉट्स को बताते हैं और वाद विवाद करवाते हैं। अगली होती है लॉजिक मेथड। इसके जो जन्मदाता थे, जो इन्होंने प्रपोज किया था, वो हीगल थे। उन्होंने कहा कि ये बच्चों को कोई भी शिक्षा दी जा रही है तो ऐसी विधि का प्रयोग करे जिससे बच्चा क्या है लॉजिक लगा सके, अपने तर्क का प्रयोग कर सके। अगली है निर्देश विधि, जिसे गाइडेंस मेथड कहते हैं। इस विधि के जन्मदाता हर्बर्ट थे। उन्होंने कहा कि बच्चों को विकास के लिए ऐसी विधियों का प्रयोग करना चाहिए जो बच्चों को सही दिशा में ले सके, इसलिए उन्हें गाइडेंस मेथड का भी दे कि आपको गाइड किया जाए कि आपको किस प्रकार से सही और गलत रास्ते पे जाना है। अगली है खेल विधि, जिसे फ्रॉबेल द्वारा प्रपोज किया गया था, जिसके जन्मदाता फ्रॉबेल थे। फ्रॉबेल जो उन्होंने बोला कि बच्चा जो है वो सीखता है किसकी वजह से, खेल, छोटे व्यवस्थाओं में बच्चा क्या है खेल पर डिपेंड रहता है, इसलिए अगर हम लोगों को सिखाना है तो खेल विधि का प्रयोग करें, बच्चों को खेल खेल में ही सिखाएं, जिससे उन्हें शिक्षा बर्डन ना लगे और बच्चा खेल खेल के बहुत सारी चीज़ें सीख जाए। अगला है प्रैक्टिस मेथड, या फिर कह सकते हैं जिसके जन्मदाता पेस्टोलॉजी। उन्होंने बोला है कि कोई भी चीज़ यदि हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमेशा हमारी थ्रू आउट लाइफ याद रहती है, अगर हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो हमें भूल जाएगी। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक क्या है, शिक्षक को उन्होंने प्रथम स्थान दिया है, इन्होंने शिक्षक को मेन बताया है। अगर शिक्षक अच्छा होगा तभी बच्चे का निर्माण अच्छे से हो सकता है, इसलिए शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो सत्यम शिवम सुंदरम के पाथ पर चले और जिसका आखिरी उद्देश्य आत्मानुभूति हो। ठीक है, शिक्षक उसमें प्रधान माना गया है। और इनके अनुसार शिक्षार्थी या विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, इन्होंने विद्यार्थी को सेकंड स्टेज माना है, सेकंड स्थान पर रखा है, टीचर के बाद उसको स्थान दिया है। मेनली ये जो आदर्शवाद थी वो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन पर ज़्यादा बल देते थे, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे नहीं मानती है। उन्होंने कहा जब टीचर अच्छा होगा तभी बच्चे का विकास होता है, बिना टीचर के बच्चा कुछ भी नहीं है, एक खाली कह सकते हैं बर्तन है केवल, और ये टीचर के बिना कुछ भी नहीं है। आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन, आदर्शवादियों ने अनुशासन को भी बहुत अधिक महत्व दिया। उन्होंने कहा कि यदि बच्चा कोई गलती करता है या उसको कुछ नहीं सीख पा रहा तो उसको हम पनिशमेंट भी दे सकते हैं, चाहे उसमें फिजिकली पनिशमेंट हो या मेंटल टॉर्चर हो, कुछ भी हो, सम्मिलित हो। इम्पॉर्टेंस करता है कि बच्चों को सिखाना है, चाहे किसी प्रकार से मार कूट के किसी प्रकार सिखाएं, पर सिखाना है। और इफ़ेक्टिव मेथड पर इफ़ेक्टिव है इनका डिसिप्लिन, मतलब प्रभावात्मक है। अनुशासन है तो है, होना ही चाहिए, समय पर हर चीज़ होनी चाहिए, कुछ भी इधर की उधर नहीं होनी चाहिए। इसमें मैंने सभी इम्पॉर्टेंट्स मेथड्स के बारे में आपसे बात की है कि क्या क्या एडलिज्म में पूछा जाता है। यदि आप इसको पढ़ के भी जाते हैं तो 100% आपके 10 to 12 क्वेश्चंस, 12 to 10 नंबर्स आसानी से आ जाएंगे, आप आसानी से गेन कर सकते हैं। और अगर आपको इनको नोट्स में चाहिए या आपको और डिटेल में समझना है तो आप मेरी सारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आए। इफ़ यू लाइक सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।